नमस्कार मित्रों, मैं गणेश तिवारी आज मौजूद हूँ बलिया जिला के दोआबा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम दुधैला में, जहाँ के निवासी हैं श्री निर्भय नारायण सिंह जी, जो IRTS है, जो अभी गोरखपुर मंडल के GM ऑपरेशन के पद पर तैनात है। और ये एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इनका लोगों में बहुत ही अच्छा प्रभाव है, निस्वार्थ सेवा में लगे हुए हैं, बहुत तरह के कार्यों में इनको देखा जा रहा है। तो आज इनसे जानते हैं कि आखिर इनका मोटो क्या है, ये क्या चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको और आपके पूरे दर्शकों को मेरे तरफ से नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आज मकर संक्रांति का शुभ दिन है, तो मकर संक्रांति का भी आपके सभी दर्शकों को और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और जनता के इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने में लगे हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा जा रहा है कि स्कूलों में आप तरह तरह की फैसिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन? देखिए, जितना मेरा प्रशासनिक और शैक्षणिक अनुभव है, जो 25 साल, लगभग मेरी नौकरी 25 साल कंप्लीट हो गई, तो जितना अनुभव मुझे प्राप्त हुआ उसके आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि बलिया के विकास, बलिया की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था में जो मूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है वो तब तक नहीं हो सकता है जब तक हम लोग शिक्षा के प्रति जागरूक होकर के अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ औद्योगिक कार्य संस्कृति का अभाव है, कोई उद्योग धंधा है नहीं, और सरकारी नौकरी कोई भी सरकार 100% लोगों को नहीं दे सकती है। तो निजी क्षेत्र में आपको काम करना होगा। निजी क्षेत्र में काम करने के लिए आपके अंदर स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होती है, या आपके अंदर एक्सपर्टिज्म होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। जो मैं देखता हूँ कि अपने क्षेत्र में थोड़ा कमी है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हूँ कि जब तक शिक्षित नहीं होगा बलिया, तब तक विकसित नहीं होगा बलिया। बलिया जो है विकास से बहुत दूर है। अभी कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन का यहाँ स्कोप नहीं दिख रहा है। स्कोप तो है लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। और उसमें आपने एक बार कहा था कि बलिया का मजदूर जाता है सूरत में काम करने, और वही साड़ी सूरत से बन करके बलिया में आकर के बिकती है। तो इसमें आपका क्या योगदान होगा कि बलिया के लोग बलिया में ही रह जाएं? आपका क्या रोड मैप है इसके लिए? देखिए, मैं अभी चूँकि सरकारी नौकरी करता हूँ तो बहुत सी चीज़ें मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इतना सुझाव ज़रूर दे सकता हूँ कि जो भी राजनीतिक नेतृत्व है किसी भी दल पार्टी का, अगर आप प्रयास ईमानदारी से करें, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि बलिया में बहुत सारे देश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, SEZ बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो अगर आपको बलिया में किसी एक एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करवा दिया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करता है और स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। आप जैसे ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कराएंगे, उसमें जो भी इंडस्ट्री लगाता है उसको टैक्स में रिबेट मिलता है, टैक्स में छूट मिलता है, सड़क पानी बिजली सरकार बना कर देती है। उससे क्या होता है कि छोटे छोटे स्टेट, जैसे आप हिमाचल प्रदेश में मेडिसिन की हज़ारों कंपनियां हैं, उत्तराखंड में हज़ारों कंपनियां हैं। तो जब उत्तराखंड और हिमाचल में इन पहाड़ों में जाकर के लोग फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि बलिया में नहीं लगा सकते? बलिया में भी लग सकता है, लेकिन उसके लिए आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करना होगा। तभी जाकर के इंडस्ट्री लगाने वाले लोग यहाँ आकर के पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। चूँकि यहाँ पे स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों टाइप के मैन पावर है हमारे ज़िले में, तो जब भी इंडस्ट्री कोई यहाँ लगाएगा तो उसको जो है मैन पावर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, यहीं आपको काम करने वाले लोग मिलेंगे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे एक और चीज़ बताता हूँ, जो हमारा अनुभव है। एक मालदा एरिया है, मालदा वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वहाँ पे देश के जितनी ब्रांडेड सिगरेट और बीड़ी की कंपनियां हैं, सब ने अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रखा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्किल्ड मैन पावर है, बीड़ी बनाने वाले और सिगरेट बनाने वाले। वैसे ही बलिया में स्किल्ड मैन पावर, जो मैं सूरत वाला बात कर रहा था, कि जब हमारे ही लोग जाकर के डायमंड इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में, जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जब हमारे ही लोग, हमारे ही ज़िले के लड़के जाकर के काम कर रहे हैं, और अगर हम इंडस्ट्री यहाँ बलिया में लगा देंगे तो वो लड़के बाहर ना जा कर के घर पे काम करेंगे,
उनकी सेविंग बढ़ेगी, अपने माँ बाप के साथ रह करके, एक ही परिवार के साथ रह करके अपना जीवन यापन कर सकेंगे। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देने से इंडस्ट्री आने लगेगी। जब इंडस्ट्री आएंगी तो मैन पावर यहाँ से मिल जाएगा, अपने आप औद्योगिक कार्य संस्कृति का विकास हो जाएगा। जी, आप तो रेलवे में एक बहुत बड़े पद पर हैं, जीएम के पद पर हैं, और जहाँ तक देखी जाती है कि भारत गरीबों का देश है और एक्सप्रेस गाड़ियाँ, सुपर फास्ट गाड़ियाँ, वंदे भारत, अमृत भारत, बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन जो जनरल बोगी का सवाल है, सभी गाड़ियों में दो दो बोगी है। अब स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट जो बलिया से होकर के गुजरती है, इसमें केवल दो बोगी है। तो पैखाने में घुस करके लोग यात्रा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, इसके लिए आप क्या करें? देखिए, ये आपके इस प्रश्न से मैं सहमत नहीं हूँ कि लोग भर भर के जाते हैं पैखाने में। मैं ये बोलता हूँ कि ये परिस्थिति किसने पैदा किया कि हमको पैखाने में बैठ कर भर भर कर दूसरे प्रदेशों में जाकर मजदूरी करना पड़े। ये परिस्थिति हमारे लोगों ने पैदा किया ना, यूपी बिहार के लोगों ने पैदा किया। जो राजनीतिक नेतृत्व है किसी भी दल पार्टी के, उन लोगों ने पैदा किया। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय उत्तर प्रदेश और बिहार अन्य प्रदेशों से काफ़ी आगे था, हर क्षेत्र में आगे था। तो अगर हमारे यूपी बिहार का विकास होता और यहाँ पे इंडस्ट्री लगी होती तो हमारे लोग पैखानों में बैठ कर, पैखाना मतलब टॉयलेट में बैठ कर क्यों यात्रा करते, क्यों जाते? जाते ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। तो हमारी विफलताओं ने हमको मजबूर किया कि हम अपने गांव और अपने प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जा कर के मेहनत मजदूरी करें। तो मेरा ये मानना है कि ट्रेन कितना भी चला दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब तक हमारे यहाँ रोजगार के साधन नहीं बढ़ेंगे, इंडस्ट्री नहीं आएगी, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधरेगा, तब तक लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए ट्रेन टॉयलेट में और बसों में लटक करके जाएंगे। प्रश्न आपका था कि रेलवे ने क्या किया। रेलवे के बारे में चूंकि मैं ऑफिशियल कैपेसिटी में यहाँ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँ कि भारत सरकार रेल मंत्रालय ने अमृत ट्रेन योजना शुरू किया है, जिसमें अमृत भारत ट्रेन, पूरी ट्रेन जीएस और जीएसएन का मतलब जनरल क्लास का है और स्लीपर का है। अभी बलिया से भी कोई एक ट्रेन गुजर रही है जो कामाख्या से रोहतक तक जाएगी, उसमें कोई एसी कोच नहीं। तो भारत सरकार की नीयत पे कोई प्रश्न नहीं है, रेल मंत्रालय की नीयत पे कोई प्रश्न नहीं है। रेल मंत्रालय जनता के हर एक वर्ग की सुविधाओं को ध्यान में रख करके काम करती है। लेकिन प्रश्न ये है कि ये सारी समस्याएं यूपी बिहार में ही क्यों आता है? दूसरे प्रदेशों में भी तो ट्रेनें चल रही हैं, वहाँ तो लोग टॉयलेट में नहीं जाते। इसलिए नहीं जाते कि वहाँ के लोगों को काम करने का अवसर अपने गाँव क्षेत्र में मिल जाता, अपने ज़िले में मिल जाता है, वो बाहर जाते नहीं। हमारे यहाँ कोई साधन नहीं है रोजगार के, इसलिए भर भर करके ट्रेनों में भेड़ बकरी की तरह जाते हैं। तो उस परिस्थिति को बदलना, ट्रेन चलाने से कुछ नहीं होगा। ये तो आपने सही कहा, ट्रेन चलाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक राहत के तौर पर जनरल बोगियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए कि नहीं? देखिए, ये जो आपका प्रश्न है, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि आप 2 की जगह पे कितना कर देंगे? 4 कर देंगे, 6 कर देंगे, 8 कर देंगे। क्या 8 कर देने से आपकी समस्या हल हो जाती है? नहीं होती। तो आप जो है सतही जो है कॉस्मेटिक चेंज करने से मैं उससे सहमत नहीं हूँ। आप सतही तौर पर कोई दीवार सड़ गई है, मतलब गिरने की स्थिति में, ऊपर से पुट्टी मार दीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। आप रूट पे जाइए। रूट कारण ये है कि पलायन हमारे यहाँ से जो माइग्रेशन हो रहा है, जो लोग शहरों में जा रहे हैं, वो बेरोजगारी के चलते रोजगार पाने के लिए जा रहे हैं। जब रोजगार पाने के लिए जा रहे हैं और रोजगार की व्यवस्था जब तक अपने क्षेत्र में नहीं होगी, तब तक कोई भी ट्रेन खाली नहीं जाएगी, आप कितना भी कोच लगा लीजिए। गोवा वासियों के लिए इस खिचड़ी पर्व पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो बैरिया विधानसभा है, 2 नदियों के बीच में घिरा हुआ है। यहाँ पे 3-4 प्रमुख समस्याएं हैं जिसका स्थायी समाधान होना चाहिए। और माँ गंगे से मैं प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि माँ गंगे और सरजू नदी जी जो है, ये दोनों नदियों के बीच में जो बसा हुआ है बैरिया विधानसभा, आप दोनों गंगा मैया का आशीर्वाद बना रहे और आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। लेकिन सबसे ज़रूरी है बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए। जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, बच्चे अच्छे नौकरी नहीं पाएंगे, तब तक आपकी परिवार की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था कभी नहीं बदलेगी और हम लोग मजदूर सप्लाई सेंटर बने रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे IRTS निर्भय नारायण सिंह जी, जो अपने विचार को बखूबी व्यक्त कर रहे थे। धन्यवाद।